हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये इतिहास का सेशन चल रहा था और हम इसमें देख रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को बच्चों। और राष्ट्रीय आंदोलन में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बच्चों। क्योंकि इससे जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही हैं और आज की जो आगामी आने वाली परीक्षाएँ हैं उनमें भी बच्चों आपका ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आप अगर बिहार टीचर के लिए जो बेसिकली ये पूरा बेस चल रहा है, पूरे बैच के अंदर जो है आपको जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारा का सारा हम देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि वहाँ पे किस प्रकार से होम रूल लीग आंदोलन की वजह से जो है कह सकते हैं कहीं न कहीं एक विचार पैदा हो गया था अंग्रेज़ों के दिमाग में कि अब जो भारतीय हैं उनको संतुष्ट करने के लिए एक जो है अधिनियम लाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। वो जैसा कि पहले भी करते आते थे, हल्का सा उनको संतुष्ट करने के लिए एक छोटा सा अधिनियम लेके चले आते थे। फिर देखते थे जैसे ही कोई उग्रवादी फिर उठा रहा है तो फिर क्या करते थे, वो एक और अधिनियम लेके आते थे। इससे होता ये था कि लोगों के विचारधाराओं में थोड़ा सा बदलाव आता था, ठीक है ना, और उनको एक अपने मकसद में थोड़ा सा मौका मिल जाता था बच्चों, ठीक है ना। और उसी क्रम में था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बच्चों, ठीक है ना, 1919 के अंदर। लेकिन ज़रा इसके बारे में अगर हम देखेंगे, इसकी घोषणा बच्चों हो जाती है 1917 के अंदर। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो घोषणा है 1917 में ही हो जाती है, होम रूल लीग आंदोलन की वजह से बच्चों, ठीक है ना। और वहाँ पे बहुत सारे कारण हैं क्यों इसको लाने का कारण क्या था, क्यों ज़रूरी होगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 लाया जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। देखिए, जो मॉन्टेग्यू है बच्चों वो भारत सचिव थे ब्रिटेन संसद के अंदर बच्चों, ठीक है ना। चेम्सफोर्ड जो थे वो यहाँ के वायसराय थे और इन दोनों ने मिलकर के इस अधिनियम को एक अंतिम रूप दिया था। इस वजह से इसका नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ठीक है ना। और बेसिकली इसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे घोषणा होती है 1917 के अंदर। आप देखेंगे कि एक उच्च स्तरीय दल की अध्यक्षता के लिए, देखिए यहाँ पे एक उच्च स्तरीय दल बनाया जाता है 1918 में, ठीक है ना बच्चों। और उस दल को भेजा जाता है अध्ययन के लिए कि वहाँ पे अध्ययन करके आइए कि क्या स्वशासन के लिए भारतीय जनता तैयार है, क्या वहाँ का माहौल जो है स्वशासन के लिए तैयार है कि नहीं है। इन सब का अध्ययन करने के बाद और फाइनली इस समिति ने, जो उच्च स्तरीय जो दल थी बच्चों, इसने जो है अपना फाइनली रिपोर्ट लगा देता है 1919 के अंदर और भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे तो 1918 में ये भारत आते हैं, अध्ययन का रिपोर्ट देने के बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम जारी किया जाता है। बात समझ में आ रही है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपके एग्ज़ाम में जो भी आ सकता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से इससे ज़्यादा नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे, देखिए घोषणा तो हो जाती है, ये अधिनियम भी बन जाता है, लेकिन भारत में इसका क्रियान्वयन जो है बच्चों वो होता है 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। इसका जो क्रियान्वयन है भारत शासन अधिनियम 1919 का, उसका जो कह सकते हैं प्रारंभ होता है भारत में, काम कब से करता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 1921 से काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस सुधार को, इस अधिनियम को लाने का मेन कारण क्या था, क्यों ज़रूरी बन गया कि अंग्रेज़ शासन जो है भारत शासन अधिनियम को लाए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसके लिए कई उत्तरदायी कारक थे। जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते थे, वो उतना कारगर नहीं था, जिसकी वजह से नरम दल असंतुष्ट हो गए और अंग्रेज़ों के पक्ष में रहने वाले केवल एक ही दल थे, उनका नाम था नरम दल बच्चों, ठीक है ना। नरम दल के जो व्यक्ति थे अंग्रेज़ों से अपनी सहानुभूति रखते थे, अंग्रेज़ों के संविधान को मानते थे और इनका मानना था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंग्रेज़ हमारा विकास करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण कि आप देखेंगे कि विश्व युद्ध में भारतीयों द्वारा किया गया सहयोग, क्योंकि भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, उसमें पूरा का पूरा सहयोग किया था। मैंने आपको बताया भी, उदारवादियों का ये मानना है कि अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए और ताज के प्रति अपनी निष्ठा उन्होंने दिखाई। लेकिन यहाँ पे उग्रवादियों ने साथ इसलिए दिया क्योंकि उनको ये लगता था कि भारत को बाद में वो छोड़ के चले जाएंगे अगर हम उनका साथ देंगे तो। लेकिन क्रांतिकारियों ने यहाँ पे समझा कि नहीं, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे 3 गुट थे, मैंने बताया ना, नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रांतिकारियों का मानना था कि नहीं, यही मेन अवसर है, यहीं पे आक्रमण करना चाहिए और अंग्रेज़ों को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे भारतीयों ने इनका सहयोग किया था, इस वजह से इनको लगा कि चलो ठीक है, एक सुधार अधिनियम दे ही देते हैं, कुछ तो यहाँ पे इनको दे ही देना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलेंगे, कांग्रेस लीग समझौता हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको कल ही बताया था कि लखनऊ समझौता होता था बच्चों, ठीक है ना। और लखनऊ अधिवेशन जब हुआ तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बेटा समझौता हो गया। ये समझौता हुआ क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बाल्कन युद्ध जो है 1912 और 13 के अंदर जो लड़ा गया था, उसमें तुर्की का साथ जो है ब्रिटेन देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। वो छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ करके रह गए बच्चों, ठीक है। और भारतीय मुसलमान जो थे वो सहानुभूति रखते थे तुर्की के मुसलमानों से, जो कि तुर्की का खलीफा हुआ करता था, वो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। इस वजह से भारतीय मुसलमान जो हैं वो रुष्ट हो गए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन के तहत कांग्रेस के साथ इन्होंने अपना समझौता कर लिया बच्चों, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ये भी एक यहाँ पे नियम था कि जब ये दोनों लोग समझौता कर चुके हैं तब अंग्रेज़ों के दिमाग में तो ये बात चल गई कि भैया जल्दी से एक सुधार अधिनियम लेके आओ ना, अन्यथा यहाँ पे अगर जनता देखो, जनता जब तक बटी रहती है तब तक इनको लाभ है, लेकिन जनता जैसे ही एक दूसरे के करीब आएगी तो इनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज़ थे और इन्होंने ही हमारे ऊपर शासन किया था। आगे देखेंगे, भारतीयों द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग की जा रही थी। जैसे होम रूलिंग आंदोलन में आपने देखा पूरे भारत में जनसभाएं की गई, पूरे भारत में लोगों को संगठित किया गया, पूरे भारत में राजनीतिक शिक्षा के वहाँ प्रचार किया गया। तो आप देखेंगे इस आंदोलन की वजह से बच्चों जो है इनके ऊपर एक प्रभाव पड़ा। उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे मांग अगर ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो दिक्कत होगी, मांग को डाउन करना तो हल्का फुल्का क्या कर देंगे, एक सुधार देना ही पड़ेगा इनको, ठीक है। यहाँ भी आपने देखा फिर जो है लॉर्ड मांटेग्यू का एक उदार सचिव के रूप में ब्रिटिश संसद में बैठना, क्योंकि माना जाता है कि जो लॉर्ड मांटेग्यू थे वो एक थोड़ा सा उदारवादी किस्म के आदमी थे बच्चों, ठीक है ना। तो उनका मानना था कि चलो थोड़ा बहुत तो दे ही देना चाहिए, बेचारे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉर्ड मांटेग्यू जो है थोड़ा बहुत एक उदार प्रकृति के व्यक्ति थे, इस वजह से इसको लाना भी उनके लिए संभव हो पाया। अब आप देखेंगे जब हम आगे चलेंगे कि जब ये भारत शासन अधिनियम पारित हो जाता है 1919, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे प्रांतों को पहली बार यहाँ पे डिफाइन किया गया और प्रांतों को पहली बार जो है उत्तरदायित्व तो समझाया गया, ठीक है बच्चों। प्रांतों को पहली बार भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार मिला, ठीक है ना, प्रांतों को थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार मिला। लेकिन आप याद रखिएगा प्रांत और केंद्र दोनों के बारे में पढ़ना है, दोनों में सुधार होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप प्रांतीय सरकार के बारे में देखेंगे तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है वो द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है बच्चों। द्वैध शासन प्रणाली क्या है? कार्यपालिका में जो बच्चों दो विषयों में बांट दिया गया, कार्यपालिका के कार्यों को बेटा यहाँ पे दो विषयों के अंदर बांटा गया। पहले विषय को कहते हैं आरक्षित विषय और दूसरे को कहते हैं हस्तांतरित विषय बच्चों, ठीक है ना। आरक्षित विषय के अंदर जो है बच्चों क्या था, देखिए आप सबको पता है कि प्रांत में जो है जो भी कार्य होता है गवर्नर के नाम पे होता है। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल तो फिर तो वो पूरा भारत का वो शासन करता था, प्रांतों में गवर्नर का शासन हुआ करता था बच्चों, ठीक है ना। और गवर्नर जो है अपनी कार्यकारिणी के साथ मिलकर के शासन करता था। जैसे हमारे यहाँ देखिएगा अभी भी जो प्रांत हैं वहाँ का एक गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। राज्यपाल को जो है कह सकते हैं कि एक अनुशंसाएँ देना, सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। उसी प्रकार से गवर्नर को सलाह देने के लिए कार्यकारिणी थी बच्चों, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जब कार्यपालिका के विषयों को दो भागों में बांटा गया तो एक विषय बेटा यहाँ पे आरक्षित विषय था, दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय जो था वो गवर्नर जी का मतलब बेटा गवर्नर है यहाँ पे, ठीक है ना, गवर्नर प्लस कार्यकारिणी, ठीक है ना। आरक्षित विषयों पे जो है अपना किसके अंदर था ये पूरा का पूरा गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के ऊपर पूरे का पूरा आरक्षित विषय का दायित्व था, ठीक है ना। लेकिन हस्तांतरित विषय की बात करेंगे तो गवर्नर के साथ साथ मंत्रीगण बच्चों, ठीक है ना, जो कि चुन कर के जाते थे, जो कि वहाँ पे निर्वाचित सदस्य थे, वे मंत्रीगण जो हैं गवर्नर और उनके साथ मिल करके हस्तांतरित विषय को यहाँ पे हैंडल करते थे। अभी आप देखेंगे कि लगभग हमारे यहाँ जो इस समय शासन चल रहा है बच्चों, इस समय टोटल काम जो है वो हस्तांतरित के रूप में है और कुछ ही ऐसा चीज़ है जो गवर्नर के हाथ में है, ठीक है बच्चों। लेकिन उस समय जो है बहुत सारी चीज़ें आरक्षित विषयों में गवर्नर और कार्यकारिणी के बीच बटा था और यहाँ पे देखेंगे हस्तांतरित विषय में गवर्नर प्लस मंत्री परिषद के बीच में था, ठीक है ना। अब आगे आते हैं बेटा यहाँ पे कि देखेंगे आरक्षित विषयों में कौन कौन से वो विषय थे जो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के हाथ में थे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कानून व व्यवस्था, यही तो मेन बात था।
लोगों को कानून और व्यवस्था के चक्र पे ही दमन का चक्र चलाते थे ये लोग, ठीक है ना। फिर देखेंगे वित्त और भू राजस्व, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो थी, वो शासन इसीलिए कर रहा था, उसको कोई वर्चस्व थोड़ी चाहिए था, उन्हें पैसा चाहिए था, ठीक है ना। उनको जो है अपनी कमाई चाहिए थी बच्चों, इस वजह से यहाँ पे वित्त और भू राजस्व को अपने अंदर रखा। अब देखिए यहाँ पे सिंचाई जो है, सिंचाई भी इन्होंने अपने अंदर रखा, खनिज संसाधन भी बेटा इन्होंने अपने अंदर रख लिया, ठीक है ना, आरक्षित विषय के अंदर। लेकिन उन्होंने दिया क्या हमें, उन्होंने कहा देखो बेटा तुम लोग शिक्षा पे अपना काम करो। तो शिक्षा पे काम कैसे करोगे आप, जब वहाँ पे ये पूरा का पूरा भू राजस्व, पूरा वित्त पर नियंत्रण ये रख रहे हैं, तो शिक्षा पे आप खर्च कहाँ पे कर पाओगे, शिक्षा पे भी तो खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए पर्याप्त खर्च कहाँ से लेके आ पाओगे। उनको पता थी ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, स्वास्थ्य भी आपको दे दिया गया था, जिसमें खर्चे होने वाले जो विषय थे वो दे दिया गया था मंत्रीगण को, ठीक है बच्चों, कि ये लोग क्या करेंगे, इस पे जो है अपना शासन चलाएंगे, ठीक है ना, इसको इसका देखभाल करेंगे। मतलब हस्तांतरित विषय जो था आपको वो दे दिया गया जिसपे आपके खर्चे ज़्यादा लगे। अब आप देखेंगे स्थानीय प्रशासन को भी आपको संभालना है, वहाँ पे भी खर्चे आएंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे उद्योग और कृषि भी इनको दे दी गई, लेकिन कृषि भले दिया गया लेकिन सिंचाई तो अपने पास रख लिया, सिंचाई तो अपने पास रख लिया। तो कहीं नहीं किसी को भी वहाँ पे संभालने के लिए हमारा पूरा का पूरा जो कंट्रोल था बच्चों, वो गवर्नर और उसके कार्यकारिणी के हाथ में ही था, ठीक है ना, वो उनके हाथ में ही था और वो ही सारा कंट्रोल करते। हमारे पास हमें जो है हस्तांतरित के रूप में हमें उद्योग दे दिया गया, लेकिन अभी भी खनिज संसाधन पे इन्हीं का हक था, क्योंकि आप देखेंगे खनिज संसाधन जो है वो अभी भी आरक्षित विषय पे था, तो उद्योग को बढ़ावा कहाँ से दे पाएंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि खनिजों का तो उनके पास पूरा का पूरा संसाधन है, सारा काम खनिजों के लिए उनसे हमें लेना पड़ेगा। तो उद्योग भी, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो है पूरी की पूरी उनकी एक चाल थी, सोची समझी हुई बच्चों, ठीक है ना, कि स्वशासन देना भी है और नहीं भी देना है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप का उनका यही था कि स्वशासन नहीं देना है, लेकिन जो है यहाँ पे भारतीयों को भी क्या करना था बेटा, यहाँ पे कंट्रोल करना था, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब आगे जो बात करते हैं, यहाँ पे हस्तांतरित विषय, याद रखिए जो गवर्नर प्लस मंत्रीगण थे बच्चों, वे वहाँ के विधायिका के प्रति, आप कह सकते हैं व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी थे, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है याद रखिएगा, गवर्नर प्लस मंत्रीगण बच्चों, गवर्नर और मंत्रीगण जो है यहाँ पे ये देखिएगा, और गवर्नर प्लस कार्यकारिणी, मतलब यहाँ पे जितने मंत्रीगण हैं वे व्यवस्थापिका के प्रति क्या हैं, उत्तरदायी हैं। मतलब अगर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी की पूरी क्या होगी, यहाँ पे सदन को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी अपने विषयों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। देखिए यहाँ पे दोहरा नीति कैसे चलाई जा रही है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा व्यवस्थापिका की बात भी कर लेते हैं, ठीक है ना। कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग चीज़ है। व्यवस्थापिका का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ संसद है उसे व्यवस्थापिका कहेंगे, जो मंत्रीगण है उसके अंदर वो कार्यपालिका के अंग हैं। संसद जो है विधायिका या व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करवाती है बच्चों, ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यहाँ देखेंगे व्यवस्थापिका क्या है बच्चों, व्यवस्थापिका में मुख्य चीज़ें आप 3 याद रखेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकता था। तो चूंकि व्यवस्थापिका में बच्चों अब जो है ना, यहाँ पे प्रांतीय व्यवस्थापिका के अंदर 70% निर्वाचित सदस्यों को रखा गया, क्योंकि अभी इससे पहले वाले जो नियम थे बच्चों उसमें बहुत कम लोग थे, लेकिन अभी यहाँ पे दायरा बढ़ाया गया सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों का, और लगभग 70% के आसपास पहुँच गया। दूसरी बात, इसमें जो है बच्चों महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है, इस शासन के अंदर जो है महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज़्यादा विस्तार होता है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो है कब आती है बच्चों, तो ये आती है 1919 के मार्ले मिंटो सुधार से बच्चों, ठीक है ना। जब भी आपसे पूछेगा सांप्रदायिकता के लिए तो आप वही बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसको और ज़्यादा इसमें बढ़ाया जाता है। इस अधिनियम के अंदर 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर इसको और ज़्यादा विस्तार दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा केंद्रीय सरकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अगर केंद्रीय सरकार के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी। केंद्रीय सरकार में बच्चों कोई भी उत्तरदायित्व तो का सिद्धांत नहीं था, ठीक है बच्चों। आप कह सकते देखिए हल्का रूप से ही सही, ठीक है ना,
थोड़े रूप से ही सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी उत्तरदायित्व की, ठीक है ना। वो प्रांतीय शासन से ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे हल्के रूप से कह सकते हैं या थोड़े रूप से कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो स्टार्ट हो ही गई थी। और धीरे धीरे चरणों के तहत क्या होता है बच्चों, हमने आज़ादी ले ही लिया उनसे, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे जो केंद्रीय सरकार है, ठीक है बच्चों, केंद्रीय सरकार जो है वो अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी उसकी, कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं था। और केंद्रीय सरकार दो भागों में बटी थी बच्चों, ठीक है ना। एक था कार्यपालिका और एक था व्यवस्थापिका, ठीक है ना। यहाँ भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका तो देखा हमने, यहाँ पे कार्यपालिका में देखेंगे आप और व्यवस्थापिका में देखेंगे। तो पहले कार्यपालिका देखते हैं। जो कार्यपालिका थी केंद्र की, उसमें गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं, गवर्नर तो किसमें था, प्रांत में, गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल जो था उसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता था। आज भी देखेंगे हमारे जो गवर्नर जनरल हैं, जैसे कि कह सकते हैं जो राष्ट्रपति हैं, वे क्या हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं वहाँ के, ठीक है ना। वैसे क्या है बेटा, यहाँ पे गवर्नर जनरल क्या था, मुख्य कार्यपालक अधिकारी था। फिर आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 8 में से 3 सदस्य, देखिएगा यहाँ पे, जो चूँकि गवर्नर जनरल को भी क्या था, सलाह देने के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए वहाँ पे भी केंद्र के अंदर भी क्या था, एक कार्यकारिणी थी। और उस कार्यकारिणी के 8 सदस्यों में 3 को भारतीय चुना गया बच्चों, ठीक है ना। ये हुआ कि अब से जो है 8 सदस्यों में से 3 भारतीय चुने जाएंगे, 5 जो है ब्रिटिशर्स रहेंगे और यहाँ पे 3 भारतीयों को भी यहाँ पे चुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम घुसे, ठीक है ना। इसी अधिनियम के माध्यम से हमारा यहाँ पे कुछ न कुछ सीटें तो रिजर्व हुई कि नहीं हुई बच्चों, ठीक है ना। तो चरणों के रूप से हमें ये स्वतंत्रता मिली है बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे प्रांतों के आरक्षित विषय में गवर्नर जनरल का पूर्ण अधिकार था। याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल है ना, वो प्रांत के ये आरक्षित विषय जो मैंने आपको बताए थे, इस पे भी उसका पूर्ण अधिकार है, लेकिन इस पे उसका कोई अधिकार नहीं है। हस्तांतरित विषय पे कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीयों को लगा कि अच्छा, इस मतलब जो हमें मिला है उस पर अधिकार नहीं। अरे पगला, यहाँ पे वो सीधा सीधा तुम्हारे पे ही अधिकार रख रहा है। क्यों? आरक्षित विषय जो है बच्चों, आरक्षित विषयों में वो सारे विषय थे बच्चों जो क्या थे, हस्तांतरित विषय से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते थे। तो यानी अगर इनका कंट्रोल आरक्षित विषय पे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो हस्तांतरित विषय पे भी कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंग्रेज हमें गुमराह करने का प्रयास करते थे, लेकिन इसीलिए जब ये अधिनियम आया उसके बाद से और भी विरोध होना स्टार्ट हो गया बच्चों। गांधी जी ने इसका विरोध किया, ठीक है ना। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया कि हमें जो है अभी उतना नहीं मिला जितना हम चाहते थे, हमें बस क्या है, हमें बस वही है कि चम्मच से पानी पिलाया गया, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल को मांगों में कटौती करने का भी अधिकार था। मतलब आप जो भी मांग करेंगे वो सारे मांग को ये कटौती भी कर सकते हैं। ये सारे के क्या कर सकते हैं बेटा, ये कटौती कर देंगे मांगों में, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये कार्यपालिका की मुख्य बातें हो गई, थोड़ा सा व्यवस्थापिका की मुख्य बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि इस समय व्यवस्थापिका को 2 पार्टों में बांटा गया, ठीक है ना। इस अधिनियम में बेटा व्यवस्थापिका को 2 भाग में बांटा गया। एक का नाम रख दिया गया केंद्रीय विधानसभा और दूसरे का नाम रख दिया गया बेटा यहाँ पे राज्य परिषद। और याद रखिएगा केंद्रीय विधान परिषद जो था वो केंद्र का निम्न सदन हुआ करता था। याद रखिएगा, आप लिख के रखिएगा, जो चीज़ छूट रहा है मैं बताते चल रहा हूँ। केंद्रीय विधानसभा जो था वो निम्न सदन था, लेकिन राज्य परिषद जो था वो उच्च सदन है। आज से तुलना करेंगे तो जिसको लोकसभा आज कहते हैं उस समय उसको केंद्रीय विधानसभा कहते थे। तो लोकसभा निम्न सदन है, इसलिए यहाँ भी ये क्या होगा, निम्न सदन। राज्य परिषद जो है उस समय का, इस समय राज्यसभा है। दोनों ही क्या है बेटा, उच्च परिषद है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि सदस्यों की जो संख्या थी वो 145 थी, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, सदस्य संख्या कितनी थी केंद्रीय विधानसभा के अंदर, तो 145 थी। और दूसरी चीज़ आगे देखेंगे तो 145 में 104 लोग निर्वाचित होते थे और 41 लोग मनोनीत होते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है ना। यानी 145 में 104 लोग निर्वाचित होते थे और 41 लोग मनोनीत होते थे। वहीं राज्य परिषद में जो है सीटों की संख्या कितनी थी, 60 थी। और इस 60 में बच्चों 34 निर्वाचित होते थे और 26 जो है मनोनीत किए जाते थे। याद रहेगा, मुख्य मुख्य चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ठीक है। तो केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या, केंद्रीय विधानसभा जो है एक निम्न सदन था, सीटों की संख्या 145 थी, निर्वाचित 104 थे और 41 जो है आपके कह सकते हैं कि वो मनोनीत थे। यहाँ पे राज्य परिषद जो है ये उच्च सदन है और 60 संख्या है, निर्वाचित 34 है और 26 मनोनीत है। तो बच्चों आज का ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि आज के सेशन के अंदर बेटा जो है मैंने जो भी चीज़ें क्लियर किया आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे। जय हिंद।